नमस्कार सभी सुनने वालों को। मैं शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस रेडियो प्रोग्राम अगेन मन की आंखों से। लेकिन इस बार हमारे बीच में एक नई शख्सियत है, नई शुरुआत है। होता यह है कि हर बार हम लोग किसी न किसी नए साथी को लेके आते हैं। साथी दिव्यांग होता है, हम दिव्यांगता की बात करते हैं और दिव्यांगता के बाहर, दिव्यांगता के अंदर, इन्स एंड आउट हर विषय पे बात करते हैं। लेकिन इस बार हमारे बीच में एक नई शख्सियत हैं जो कि मुंबई से आती हैं, देश के फैशन इंडस्ट्री में अपना जलवा दिखा चुकी हैं, काफ़ी पढ़ती हैं, काफ़ी बोलती हैं और पॉलिटिकल सोशल इश्यूज़ पे भी अपनी समझ रखती हैं। वो जाति के विषय में भी अपनी बात कह देती हैं और भी फैशन इंडस्ट्री से आती हैं जो गोरापन दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी जो आज की शख्सियत हैं वो उस गोरेपन के बैकग्राउंड के पीछे की बात भी करती हैं, वे मेकअप के पीछे के चेहरे की बात भी करती हैं और उसके आसपास के बहुत सारे टैबूज़ के बारे में बताती हैं। हमारे बीच में है वन एंड ओनली शरण मिश्रा। शरण मुंबई से आती हैं, एम आई राइट? यस। यस। वैसे फैशन इंडस्ट्री में कुछ दौर में बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली की भी अपनी जगह है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैं अपना कॉमन सेंस काम में लूँ तो मुंबई वन ऑफ द प्लेस। वो पिंकोथॉन की भी बात करती हैं, वो हेल्थ की भी बात करती हैं, विमेन की, और दौड़ती भी हैं। और आज उन्होंने एक हाफ मैराथन पूरा किया समवेयर अबाउट 3 घंटे में। लेकिन ये 3 घंटे का शो हम आपको नहीं दिखाने जा रहे हैं, हम 30 मिनट बात करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे बीच में। वी वेलकम यू ऑन दिस प्रोग्राम मिश्रा मैम। थैंक यू त्रिपाठी जी। ये क्योंकि हम शांतिवन में बैठे हुए हैं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि स्वागत है आपका शरण बहन हमारे स्टूडियोज में। ओम शांति। ओम शांति। अपने बारे में बताइए, आपने अपना बचपन आपका कहाँ बीता? जी, मेरा नाम शरण मिश्रा है जैसे कि सर ने बताया, और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं कलकत्ता में हुआ है जी। और अभी पिछले 10 साल से मैं मुंबई में हूँ। और इसके पहले मैं मॉडल रह चुकी हूँ। अराउंड 2001 से लेके 2004-5 तक मैंने मॉडलिंग करी है जी। उसके बाद मेरी एक्सीडेंट हो चुकी जिससे मॉडलिंग छिन गया। और दिस इज़ माय बेसिक बैकग्राउंड। और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपने भारत के नक्शे पे ट्रायंगल कैसे बनाया, यानी कि यूपी से कलकत्ता और कलकत्ता से फिर मुंबई, मतलब बंगाल की खाड़ी से अरेबियन सी, ये कैसे जाना हुआ? और लेकिन इस स्टूडियोज़ में श्रोताओं में बताऊँ, आज 2 कॉमनलिटीज़ हैं कि जो होस्ट है और गेस्ट है वो दोनों ही यूपी के बैकग्राउंड से आते हैं। और नाम के एंड में बस सर एक कैरेक्टर का अंतर है, शरद और शरण। खैर, हाँ शरण अपनी बात बोलें आप। जी शरद जी। एक्चुअली जैसे पेरेंट्स, पापा मेरे यूपी से हैं, लेकिन जॉब के लिए वो कलकत्ता में मम्मी पापा सेटल थे। तो मैं इसीलिए कलकत्ता में ही पैदा हुई और बड़ी हुई, पढ़ाई वहीं हुई। उसके बाद फिर मॉडलिंग के दौरान मैं अलग अलग जगह पे रही हूँ। जैसे आई वाज इन पेरिस फॉर सम टाइम, कुछ समय मैं दिल्ली में थी, कुछ समय मैं मतलब, और उसके अलावा मैं ट्रैवल करती रहती थी। फिर एक्सीडेंट हुआ था मेरा, कलकत्ता में थी मैं, फिर वापस कलकत्ता में कुछ दिन। उसके बाद मेरे हस्बैंड फिल्म इंडस्ट्री से हैं, वो साउंड इंजीनियर हैं, तो जिसकी वजह से उनको मूव करना पड़ा मुंबई, क्योंकि मुंबई इज़ द हब फॉर फिल्म इंडस्ट्री। और उनके साथ फिर मैं मूव की मुंबई में। तो इस तरह से मेरा ट्रायंगल बन गया। जी। वैसे श्रोताओं आपको बताएं कि फैशन इंडस्ट्री में पेरिस जो है वो मक्का कहा जाता है। कहें कि हिंदू धर्म के लिए पेरिस या फैशन इंडस्ट्री के लिए पेरिस जो है वो एक तरीके से राम मंदिर है। मतलब वहाँ जाना बहुत आवश्यक है किसी भी मॉडल के लिए। शरण वहाँ जा चुकी हैं। शरण ये बताइए ना कि ये एक्सीडेंट को हम एक बार साइड में रखते हैं, फैशन इंडस्ट्री में जाना कैसे हुआ? मतलब कि लोग सोचते हैं कि एक तरीके से पैरों को आगे पीछे रख कर कमर पे हाथ रख के चलना ऐसा संभव नहीं हो पाता। कई बार कुछ लोग गिर भी जाते हैं, ट्राई करते हैं जब। तो कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मैं बहुत पैशनेट रही हूँ बचपन से। जो भी मैंने सोचा है और जो भी चाहा है, हमेशा उसको 100% अचीव करने की कोशिश करी है। उसमें से ही जैसे मॉडलिंग वॉज वन ऑफ द चाहत, एंड जो कि मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं पसंद था और वो कभी सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को।
लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे और उनको पता था ये कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम है। तो उन्होंने बिल्कुल हमेशा इंकरेज करा मुझे, उनको मालूम था मुझे पसंद है, तो हमेशा मुझे इंकरेज करते रहे कि हाँ ठीक है, बिकॉज़ वो जानते थे कि ये कैसी हैं और ये क्या चाहती हैं और किस हिसाब से ये करेंगी। तो एंकरेज वो हमेशा करते रहे। तो उसकी वजह से मैं फर्स्ट टाइम जब मिस इंडिया के लिए ट्राई किया था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी और तब एंगेजमेंट हुई थी। तो उस टाइम पे मुझे कॉल भी आया था एंड ऑफ़र आने के बाद मैं मुंबई नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे फादर ने नहीं जाने दिया, बोला नहीं, क्योंकि मेरा नॉर्थ मतलब ईस्ट वाला राउंड मैं कंप्लीट कर ली थी। फाइनल राउंड के लिए मुझे मुंबई आना था बचपन में। तो मना करने की वजह से आई वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि अगेंस्ट जाके कि नहीं मुझे करना है, आई कुड नॉट डू। तो मैंने नहीं किया था। लेकिन जब हस्बैंड से शादी हो गई तो ही हैड सपोर्टेड मी 100%। एंड उस टाइम पे मैंने बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट करे थे जो छोटे छोटे असाइनमेंट हैं। मुझे समझ में कभी नहीं आया था कि अच्छा मैं यहाँ पहुँचने मतलब कहाँ पहुँचने वाली हूँ। मैंने पसंद है तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मुझे फेमिना मैगज़ीन उस टाइम पे हुआ करता था, जब वहाँ से कॉल आया कि आपको ऐसा ऐसा शूट है, आप आ जाओ। तो दैट वाज लाइक मुझे बहुत सरप्राइज़ लगा फेमिना मैगज़ीन के लिए मेरा शूट, एंड मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो मैं गई थी, फिर शूट हुआ एंड समहाउ जब शूट निकल के आया पीपल वेर रियली अमेज्ड कि ये मतलब एक मिनट रुक जाइए श्रोताओं, आप भी अमेज हो ना कि ये हो क्या रहा है मन की आंखों से। मैं आज मतलब हम लोग रोज डिसेबिलिटी से बात करते हैं, रोती पीटती बातें करते हैं, ये फैशन पे बात हो रही है और वो भी आपको इररिलेवेंट लग रहा है क्या? चलो रेलेवेंट बनाते हैं। शरण ये बताइए ना कि डिसेबिलिटीज पे आप क्या काम कर रहे हैं। अब आई ना बात मुद्दे की। यस हमारे तो कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, आज फैशन पे बात हो रही है, डिसेबिलिटी से बात हो रही है। एक्चुअली शो डिसेबल्ड लोगों का है ना, तो हमको डिसेबिलिटी पे बात करनी, नहीं तो हमें पापी मतलब पाप पड़ेगा हमें। बताइए। बिकॉज ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे एक टाइम पे बड़े ड्रीम थे और मैंने अचीव करे हैं। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि कोई भी डिसेबिलिटी कहीं पे भी आपको रोक नहीं सकती है। अगर आपके कुछ ड्रीम है, इच्छा है पाने का, तो हो सकता है आप मतलब उस जगह पे आप पहुंच जाओ, अगर आप प्लान बना लो कि हाँ मुझे ऐसे पहुंचना है। और ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी, एंड मैंने पहले भी किया हुआ है एंड बहुत सारा चीज़ लाइफ में अचीव किया है। और ओनली विथ माई विल पावर, ओनली विथ माई बिलीव। लोग मुझे डिसेबल मानते हैं, मैं खुद को डिसेबल नहीं मानती हूँ। इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं अपना अभी तक सर्टिफिकेट मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, देखा भी नहीं है, बिकॉज आई डोंट फील दैट आई एम डिसेबल। बहुत सारे चीज़ जो हैं लोग मतलब मैं आज मुझे एक्सीडेंट हो गया, बर्न हो गया है, बट मेरी एबिलिटी ख़त्म नहीं हुई है। आई बिलीव इन हार्ट एंड ब्रेन, इट्स सेम। मेरा हार्ट अभी तक सही है, दिमाग अभी तक सही है, मैं काम कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, तो आई एम नॉट डिसेबल। तो ये मेरा मैसेज है, कोई भी अगर अपने आप को डिसेबल समझता है तो नहीं, आप डिसेबल नहीं हैं, पहली बात तो ये बिलीव करनी पड़ेगी। एंड आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप पहले ड्रीम बनाओ, ड्रीम के उसको फिर आप मतलब डिज़ाइन करो कि उसको कैसे आप अचीव कर सकते हो, एंड इट विल बी अचीवेबल, बिलीव मी। श्रोताओं, इट साउंड कन्विंसिंग ना? अब लग रहा है ना कि हमारा शो है, शरण हमारी ही बात कर रही हैं, हम भी शायद ऐसा ही करते हैं अपने जीवन में। बिल्कुल हर रोज़ दिव्यांग साथी गिरते हैं, पढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं, लेकिन फिर से उठते हैं और फिर से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। शरण ये बताइए ना कि आपने बताया कि आप मेकअप इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं, आप गोरे को काला और काले को गोरे भी करती हैं, फ्लिप फ्लॉप जिसे कहते हैं ना। हाँ। तो वो कैसे होता था? और वहाँ पर कुछ टैबूज भी होते हैं फैशन, खासतौर में मेकअप इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल। एक मेकअप आर्टिस्ट एक एक्सीडेंट का सीन भी बना देगा, बता देगा पिटाई के बाद आपका सर कैसे फूटा है, वो भी दिखा देगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ। लेकिन कुछ टैबूज आपने बताया, वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। हाँ। वो बताइए ना हमारे श्रोताओं को, कैसा था वो? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया मुझे एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मैं जब मेकअप इंडस्ट्री में आई, सीख रही थी, जैसे मैंने बताया मैं खुद को डिसेबल नहीं समझती हूँ, और लोग अगर मुझे डिसेबल समझते हैं तो वो उनकी परेशानी है, मेरी नहीं है। लेकिन एक टाइम था, इमीडिएट मेरा बर्न हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, 60% बर्न। तो लोगों के नज़रों में आई वॉज डिसेबल, बट नॉट इन माई आईज। तो जब मैं मेकअप
के लिए गई थी किसी के स्टूडियो में और मेकअप कर रही थी, और इट वाज अ मेकअप फॉर ब्राइडल। तो उनको ये लगा कि अरे ये मतलब जले हुए लोग शादी के मेकअप कैसे कर सकते हैं, मतलब ये कितना अशुभ है। बट अशुभ उनके लिए थी, मैं अपने लिए मैंने अशुभ नहीं थी। अशुभ उनको लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था। देयर आर पीपल हु विल बी ऑलवेज देयर, जो आपको दबाएंगे, नीचे करेंगे, लेकिन आपको स्ट्रांग होके खड़ा होना है। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये कॉल लिया कि मुझे मेकअप करना ही नहीं है, क्योंकि आई वॉज नॉट स्ट्रांग। कहीं ना कहीं मैं अपने लिए वीक थी, लेकिन खुद के लिए मैं खड़ी नहीं हुई। लेकिन मुझे ये, जब मैंने खुद पे बिलीव करना चालू किया, तो इसीलिए मुझे ये लगता है किसी को पहले अपने ऊपर बिलीव करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस समय मैं अपने आप को बर्न विक्टिम की तरह जानती थी जी। अभी मैं बर्न सर्वाइवर हूँ, आई एम नॉट विक्टिम। बिकॉज इसीलिए खुद के लिए नज़रिया स्ट्रॉन्ग रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे मुझे लोगों ने कह दिया कि मैं बर्न हूँ तो मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ शादी में रहना। तो ये एक बंदे के लिए बहुत ही गलत बात हो सकती है। एंड आई लिटरली क्राइड, आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट स्ट्रॉन्ग टू टेक दिस। बट मुझे इस तरह के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जगह पे कुछ ना कुछ हुआ है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन आज के दिन में पिछले 7-8 साल 9 साल में मैं नहीं कहूँगी कि कोई देख के मुझे कहता है कि अरे ये किसी तरह से अपशगुन या फिर किसी तरह से लो या किसी तरह से। लोगों ने जब भी देखा है, क्योंकि अभी मैंने खुद के ब्रेन को उतना स्ट्रॉन्ग किया है, खुद के ऊपर वर्क किया है, तो अभी जो भी मुझे देखते हैं सब यही कहते हैं कि हाँ ये बंदी को देख के कुछ होता है। लाइक यू नो, they feel motivated, they feel powerful, they feel energetic. So this kind of aura I have created around me because of my belief on myself. तो मुझे ये लगता है कि अगर आज के दिन में I have started my company that works for a visually impaired people and because कहीं ना कहीं मुझे मदद मिली है, कहीं ना कहीं मुझे मदद नहीं मिली है, जिसकी वजह से मुझे दिमाग में आया कि हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे हम एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, एक दूसरे को मदद करें और आगे बढ़ें। तो यहाँ पे मुझे लगा कि जैसे विजुअली इम्पायर्ड पीपल या फिर कोई भी जिसको लोग समझते हैं कि ये मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसे मैं बर्न हूँ तो मैं शादी में नहीं रह सकती, ये देख नहीं सकते तो ये कर नहीं सकते, तो उसको मुझे प्रूफ करना था रॉन्ग। मैंने फिर ये जब शुरू किया अपने फ्रेंड के साथ, तो इट्स अ मसाज सेंटर, इट्स कॉल्ड कंचन काया। तो ये विजुअली एम्पायर्ड लोग पूरे हैं, जो टीम पूरी मेरी टीम जो है, टीम कोऑर्डिनेटर, टीम के अंदर जो काम करने वाले लोग, सारे लोग विजुअली एम्पायर्ड हैं और बहुत अच्छे से ये रन कर रहे हैं। और ये स्टार्ट किया हमको 6 महीना नहीं हुआ है, इतने ही दिनों में वी हैव क्रिएटेड गुड मार्केट फॉर आवरसेल्फ। और अभी हम उसको और भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ मुंबई में हैं, लेकिन ऑलरेडी हमको मतलब कलकत्ता से, दिल्ली से, हर जगह से आ रहा है कि आपका यहाँ पे भी है क्या, हम यहाँ पे भी करना चाह रहे हैं, इनरोल होना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली दिस इज अ समथिंग वेरी पॉजिटिव यू नो फीडबैक विच आई एम गेटिंग फॉर माई पीपल, जो मेरे टीम मेंबर हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जब उनके साथ काम करती हूँ, मुझे ये नहीं लगता है कि मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, मुझे ये लगता है कि वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। तो उससे क्या होता है, हम दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा मतलब फीलिंग जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ही आ सकता है, जहाँ पे हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। इट इज़ कॉल्ड वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ऑल फॉर वन। वंडरफुल। तो हमारे दिव्यांग साथी पता है क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अरे ये तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। टैबूज़ हैं बहुत सारे सोसाइटी के अंदर, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी को कोई देख नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, तो उसकी मैरिज को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। टैबू है कि एक दिव्यांग से शादी कौन करेगा, और उनको फैमिली फंक्शंस में भी अवॉइड किया जाता है, साइड में बैठे रहते हैं, अरे तुम तो यहीं बैठे रहो, कहाँ क्या करोगे जाके। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जब आप बोल रही हैं तो वो भी शायद जो आपके दिल की आग है उन तक पहुँच रही है, लेकिन इस दिल की आग से बीड़ी मत जला लेना। खैर, तो दिमाग ठंडा और दिल में आग होनी चाहिए बेशक। लेकिन एक बात बताइए ना कि जब आप रैंप पे थी या फैशन इंडस्ट्री में थे या फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है, तो क्या दिव्यांग लोगों का पार्टिसिपेशन है वहाँ पर? कुछ आपको ऐसे लोग मिले जो डिसेबल्ड हैं लेकिन काम कर रहे हैं? फैशन में मैम नहीं मिली थी जब मैं कर रही थी उस टाइम पे।
जो मैंने अपना ग्रुप स्टार्ट किया वो दिव्यांग लोगों के लिए ही है। और इसके पहले मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने नहीं देखा है, तो इसीलिए ये विचार मेरे मन में आया कि जहाँ पे लोगों में इतना क्वालिटी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो व्हाई नॉट टू यूज़ दिस, यू नो। तो इसकी वजह से मुझे ये विचार आया और इसकी वजह से मैं मतलब इसको लेके चल रही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर किसी के लिए प्लेस है, खाली हमको देखना है। हर कोई हीरा है, बस हमें देखना है, उसको हीरे को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि कोई चीज़ जब तक हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब तक हम उसको, क्योंकि जब तक वो कोयले में रहता है तो वो कोयला ही रहता है। जब आप उसको उठाते हो, उठा के चमकाते हो, तब आपको पता चलता है अरे नहीं ये कोयला नहीं, ये हीरा है। तो वैसे ही हर इंसान में कोई ना कोई गुण होता है। हर इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं आया है कि जिसमें कोई गुण ना हो। सिर्फ पहचान होना चाहिए, पहचानने वाला मिलना चाहिए और उस चीज़ को बंदे को खुद भी समझना चाहिए, उसको तराशना चाहिए। तराशो, आप हीरा हो। लिसनर्स, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिनका अगर आइडेंटिफिकेशन किया जाए, हम पाएंगे कि कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे लिए बने हैं और हम ही उसमें बेस्ट कर सकते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी बहुत सारी भूमिकाएं हैं, ख़ासतौर पे मेकअप आर्टिस्ट है, साउंड इंजीनियरिंग का एक एरिया है पूरा खुलता है, एस्थेटिक्स को लेकर, सेट्स को लेकर, उसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम फिल्म इंडस्ट्री में इवन राइटिंग जो है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जिसमें डिसेबल लोग अपनी बहुत अच्छे से भूमिका निभा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो उनको अवसर मिलने की। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि क्यों ना एक ऐसा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर दिव्यांग लोगों को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया जा सके। एक फिल्म के पीछे हज़ारों लोगों की मेहनत होती है, तो उन 1000 में एटलीस्ट हमारा 3% का हिस्सा तो बनता है ना, जो हमें सरकार ने आरक्षण भी दिया है। खैर, तो ये फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों से बात की जाएगी इस बार, जब वो पहलू खान पर बोल सकते हैं तो वो हमारे लिए तो बोल ही सकते हैं ना। चलिए, मुझे पता नहीं कोड ऑफ कंडक्ट में इसको देखना पड़ेगा। वो ये कैची चलाने के लिए हमारे यहाँ भी एक सेंसर बोर्ड है, फिर तो मैं बताऊँ आपको। तो हाँ, तो शरण बताइए ना कि आपने अब तक कितनी सारी भूमिकाओं में काम किया, मतलब कितने सारे जॉब्स किए हैं आपने, कहाँ कहाँ काम किया है? मेरा करियर ऐसा रहा है जिसे मैंने बताया, बचपन में मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से मैं बचपन बोलने को चाइल्ड लेबर तो नहीं किया आपने? मैं आपकी कंप्लेंट डालनी पड़ेगी मुझे ऑनलाइन। नहीं, कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, मैंने पैशन से की है जो भी करी है। अच्छा, राइट। एक्चुअली मुझे हमेशा से मुझे कुछ करना पसंद है। तो हम कहें कि 14 से 16 साल की एज के बीच में ऐसा कुछ हो रहा था? नहीं, और नीचे। आई वॉज इन क्लास 6 में थी, तो कितना एज रहा होगा। तो जैसे पड़ोसी लोग बोल दिए, क्योंकि मैं बहुत 11 नहीं, 6 में थी मैं जब मैं ट्यूशन करवाती थी। ओके, हाँ, इट्स 11 अबाउट 10 और 11। हाँ, 11 ईयर्स के। क्योंकि वो पड़ोसी के बच्चे थे, तो वो बोले कि सुमन मतलब ये पढ़ाया करेंगे इनको। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, तो मैं पढ़ा देती थी, तो वो पास वाले हैं तो पैसे भी दे देते थे। तो इट वाज नॉट एज अ ट्यूशन, मैंने नहीं करवाना शुरू किया था। उन्होंने बोला था पढ़ा दो, मैं पढ़ा देती थी, फिर अगले महीने 50 रुपये फीस भी दे दिया। तो ऐसे करके मुझे काफ़ी सारे आंटी लोग फिर बोले ये मेरे बच्चे को भी पढ़ा दो, मेरे बच्चे को भी पढ़ा दो। तो मुझे क्लास 6 से लेके 10 तक मैं जब तक थी तब तक मैं मतलब मुझे 5-6 बच्चे मिल गए थे जिनको मैं ऐसे पढ़ा दिया करती थी। और तो फिर क्योंकि मुझे वो पसंद था, अच्छा लगता था। फिर उसके बाद जब मैं 11 में गई तो मुझे लगा, क्योंकि पढ़ाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था और पढ़ाना कर रही थी, बट आई वांटेड टू गेट इनटू जॉब ऑल्सो। तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो दैट वाज डायरेक्ट मार्केटिंग था। तो उसमें मैंने आई थिंक 2 साल 11 और 12 में मैंने फुल टाइम जॉब किया है और इवनिंग कॉलेज में करती थी। मतलब कोल्ड कॉल्स को हॉट बनाते थे डायरेक्ट मार्केटिंग में? कोल्ड कॉल्स, कोल्ड कॉल भी नहीं, डायरेक्ट लोगों को पकड़ना रहता था। तो इट वाज लाइक नो विन कॉल, 0 कॉल को हॉट कॉल बनाना। कोई मुझे बुलाता नहीं था, मैं चली जाती थी। तो एनीवे, तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग था 2 साल का। तो फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड, फिर मेरी शादी हो गई। आई गॉट मैरिड फर्स्ट ईयर में।
फर्स्ट ईयर में जब शादी हो गई, आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, 19 साल की थी मैं। तो उस टाइम पे 1 साल का मेरा करियर में ब्रेक आया था, आई वॉजंट डूइंग एनीथिंग। तो फिर बाद में हस्बैंड देखे कि अरे इसको जो पसंद है कुछ भी नहीं कर रही है, तो उन्होंने बोला कि तुमको अगर कुछ देखो क्या करना है, मॉडलिंग करना है तो ये देख लो। तो फिर हमने सोचा अरे मॉडलिंग करेंगे तो करेंगे कैसे, घर से तो कोई अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि हम तिवारी हैं, मतलब मम्मी के तरफ से मैं मिश्रा हूँ, हस्बैंड की तरफ से मैं तिवारी हूँ। तो फिर ऐसा लगा कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फिर उस टाइम पे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है अलग से हम देख लेते हैं और वहाँ पे फिर कर सकते हैं, नहीं तो कपड़े वपड़े नहीं पहन सकते हैं मॉडलिंग के हिसाब से ससुराल में, बिकॉज वहाँ मैं पल्लू लेती थी, घूंघट करती थी, फुल सिंदूर बिंदी सब कुछ। तो फिर हमने अलग से वो किया, देखा, फिर वहाँ से शुरू किया। तो मॉडलिंग का मेरा कुछ टोटल एक्सपैन चला अराउंड 4 साल का। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, फिर एक्सीडेंट के बाद कुछ दिन ऐसे ग्रेस पीरियड पे थी, तो 6-8 महीना मैंने बैंकिंग का जस्ट क्योंकि मैं इंजॉय नहीं कर रही थी, अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि ऐसे तू बोर होती है क्यों नहीं तू बैंकिंग का ज्वाइन कर। तो बैंकिंग का भी मैंने फिर 6-8 महीना किया था कुछ। उसके बाद फिर था मुझे दिल्ली जाना था अपने सर्जरी के लिए। बैंकिंग वाला मैंने कलकत्ता में किया था, तो सर्जरी मुझे अपोलो से करवाना था बर्न के लिए, तो उसके लिए मुझे दिल्ली जाना था। तो दिल्ली में मैं गई, अपना बर्न का कुछ सर्जरी वगैरह कराया। उसी टाइम पे मैंने रिक्रूटमेंट ज्वाइन किया फिर एज एन HR। तो HR का जॉब मैंने आई हैव डन इट फॉर अराउंड 3.5 ईयर अप्रॉक्स किया है, जिसमें से 2 साल आई थिंक दिल्ली में था और 1.5 साल मैंने उसी सेम कंपनी में बॉम्बे में ट्रांसफ़र लेके। तो फिर वो मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि नहीं अब मुझे कुछ करना चाहिए जो मुझे पसंद है। तब मैंने कॉस्ट्यूम चालू किया, और कॉस्ट्यूम चालू किया तो फिर मैंने 3 फिल्म में काम किया। तब तक आई गॉट प्रेग्नेंट, और उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने बोला नहीं भैया आप भाग दौड़ वाला कुछ काम नहीं कर सकते हो, अगर बच्चा चाहिए तो। फिर आई टुक डिसीजन ऑफ नॉट उस टाइम पे मैंने डॉन साइन किया था, डॉन 3। तो उस टाइम पे मैंने साइन किया था, तो उसको फिर मैंने बोला कि मतलब नहीं वर्कआउट हो सकता है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुश्किल है मेरे लिए काम कर पाना। तो वहाँ से मैंने बैकआउट किया। फिर वापस मैं कुछ 6-8 महीना जॉबलेस थी, प्रेगनेंसी अपना कंप्लीट किया, टर्म पीरियड वो टाइम का। उसके बाद जब बेबी मेरा 6 मंथ का हुआ तो अगेन आई थॉट लाइक कितने दिन तक बैठी रहूँगी, अब फिर कुछ करना चाहिए। तब आई हैव टुक डिसीजन कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो वर्क फ्रॉम होम हो। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम किया था मेक माई ट्रिप में। आई जॉइंड एज अ हॉलीडे एक्सपर्ट। तो उसमें मेरा जॉब प्रोफाइल होता था कि क्वेरीज आते थे कंपनी से, और आई यूज टू टेक द डिटेल फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द क्वेरीज एंड उनका हॉलीडे पूरा प्लान करना, उनको पूरा सजेस्ट करना, उनका फिर उनको पैकेज को बना के डिज़ाइन एज पर देयर रिक्वायरमेंट बना के फिर उनको वो बेचना। तो बेसिकली बेचना इज आई विल से बेचना, क्योंकि दैट्स fetch money. That is called itinerary planning. Yeah, itinerary planning, and itinerary planning is different, but selling itinerary is different. Okay. So my profile was planning the itinerary and selling it all. तो पूरा वो सब फिर था। फिर वहाँ पे भी मुझे प्रमोशन हुआ। I got a team after that, after 2 years. तो as a senior holiday expert, I have worked there for around another 3.5-4 year approx. उसके बाद अभी मैंने लास्ट मतलब इसी महीने में मैंने पेपर डाला है, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड कपल ऑफ अदर थिंग्स नाउ। 2-3 चीज़ एक साथ चल रहा है, लेट्स सी। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल्स पे भी काम करना चाह रहे हैं? हाँ, सोशल एंटरप्रेन्योर मॉडल पे भी मैं काम कर रही हूँ, जो कि विजुअली इम्पायर्ड पीपल के लिए हैं। एंड इसी तरह के और भी चीज़ें मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया अभी जब हम पर्सनली बात कर रहे थे कि मेरा ग्रूमिंग स्कूल खोलने का प्लान है, तो उसको भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ और देखना चाह रही हूँ कि मतलब किस तरह से, बिकॉज वो ऐसा चीज़ है, बिकॉज मैं प्लान कर रही हूँ छोटे स्केल पे नहीं, बड़े स्केल पे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट मुझे रिक्वायर्ड जो भी मतलब रिसोर्स या फिर हेल्प या फिर कहूँगी पार्टनर, तो मुझे कोई आइडेंटिफाई होगा कुछ ढंग का, तो फिर उसको लेके मैं स्टार्ट करूँगी। अभी जैसे इनिशियल बहुत प्लानिंग पे है, क्योंकि मुझे
कहीं ना कहीं मुझे अपना प्लानिंग पता है, बट समवेयर लाइक नो अभी उसको मतलब एग्जैक्ट उसको एग्जीक्यूट करने वाले उस पे स्टेज पे नहीं आ पाई हूँ. आई एम वर्किंग ऑन दिस एंड रियली आई एम नॉट इन रियली हरी. आई डोंट वांट टू स्टार्ट एनीथिंग इन नेगेटिव, लाइक आई डोंट वांट टू गेट इनटू लॉस. तो आई विल टेक मोर टाइम, बट आई विल डेफिनेटली आई विल प्लान समथिंग विच शुड बी 100% प्रॉफिट देने वाला हो. ऐसा नहीं कि हाँ मैंने स्टार्ट किया, नहीं वर्कआउट हुआ, वो बोले खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बार आना, क्योंकि आई डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ ऑफ लूजिंग कैपिटल. तो इफ आई एम डूइंग समथिंग आई हैव टू बी 100% श्योर दैट आई एम गेटिंग द रिजल्ट. डेफिनेटली. सर ये बताइए ना कि अगर हम जान सकते हैं तो ये एक्सीडेंट कैसे रहा, कब हुआ और क्या कारण रहे? हाँ, एक्सीडेंट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करती हूँ, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू नो, मैं थोड़े वर्ड में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं पूरा कहानी बताऊंगी तो आपको आधे घंटे में ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा, आपको और 2 घंटा सुनना पड़ेगा कहानी. तो एक्चुअली ये ऐसा था कि मैं जब मॉडलिंग कर रही थी उसी टाइम पे हमारे कैलकाटा में एक घर था, वो बंद रहता था. तो वहाँ पे जो हमारा स्टोव था ना, तो स्टोव का नॉब टाइट हो गया था, और मैं जब नॉब घुमाई तो वो नॉब घूम के टूट गया, लेकिन वो घूम गया था. तो गैस निकल रहा था, और लेकिन मैं लाइटर से लाइट कर रही थी, लाइट नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा लाइटर ख़राब था. और मुझे ये पता नहीं चला कि लाइटर ख़राब इसलिए लाइट नहीं हो रहा है, तो मुझे लगा गैस ख़त्म हो गया है. और मुझे सर्दी लगी हुई थी, मुझे समझ में नहीं आया. और उस टाइम पे क्या होता था, वो घर पे हमने जब घर लिया था तो उसमें वो पंप वाला जो स्टोव होता था, वो एक हमारे यहाँ पड़ा था स्टोर रूम में. वो मैंने निकाला, देखा उसमें मिट्टी का तेल नहीं है. मैंने मिट्टी की तेल डाली तो वो तेल आधा जो है ऊपर गिरी, आधा मुझे हाथ पे मैंने गाउन पहन रखी थी सैटिन वाली, तो सैटिन के गाउन के स्लीव्स पे थोड़ी लग गई. तो वो स्लीव से पकड़ के वो कहाँ से मेरे स्टमक के वहाँ पे लगी, और वैसे वो पूरा ज़्यादा फैल गया था. और मेरे मामा ससुर सामने थे, तो मैंने कपड़े थोड़े संकोच की निकालने में कि मैं कैसे पूरा मतलब कपड़े निकाल सकती हूँ. तो इसकी वजह से पूरा बढ़ गया. वो जब तक हस्बैंड बाहर कहीं गए थे, वो जब तक आए और ये सब ठीक करने की कोशिश की, तब तक काफ़ी ज़्यादा हो चुका था. बट थैंक गॉड ही वॉज एबल टू क्योर मी. एक्चुअली यही होता है ना कि विजुअली चैलेंज लोगों के साथ या डिसेबल लोगों के साथ वो चीज़ों को विजुलाइज कर पाते हैं. तो अभी जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो आई वॉज एबल टू विजुलाइज एवरीथिंग. और हम अब बात करते हैं शरण से आगे. और कोई ऐसी बात जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ लेकिन आप अपने श्रोताओं को हमारे बताना चाहेंगे? बिल्कुल, तो बताएं. जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को मदद पाते हुए देखा है, और कहीं ना कहीं मुझे वो मदद मतलब सीख भी किया है उस चीज़ को. तो इसीलिए मैं ऐसे चीज़ को स्प्रेड करना चाह रही हूँ. आई नो कि कोई भी चीज़ मतलब देने से बढ़ता है. तो आई पर्सनली बिलीव इन लव, केयर. तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये सारा चीज़ जो है मतलब किया जा सकता है, और ये चीज़ हर किसी को, जिनको बोलते हैं डिसेबिलिटी आप कह रहे हैं, तो अगर ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कहीं ना कहीं. बिकॉज मेरी जो टीम है, मतलब दूसरे लोग बोलते हैं कि जो लोग वो नेगेटिव कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन मेरी टीम कभी नेगेटिव नहीं होती है. उनकी स्पिरिट्स हमेशा हाई रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम गिरेंगे नहीं. मतलब मैंने जैसे बोलता है, मैं अगर बोलती हूँ कि मतलब मैं एकदम अपने आप को नीचे डाउन अगर फील करती हूँ, तो आई से कि मतलब अगर मैं थोड़ा भी उठती हूँ, 30% उठती हूँ, तो आई एम अप, आई एम नॉट डाउन. 60% पे गई, आई एम अप, नॉट डाउन. 90 पे गई, आई एम 100% अप, नॉट डाउन. तो इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए. अपना जो भी इच्छा है, जो भी चाहते हैं, जैसे शरद जी ने बताया कि हम मीडिया में जा सकते हैं, डेफिनेटली आप जा सकते हैं. जैसे कला, संगीत, जिसको कोई नहीं रोक सकता है. और एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट अपना आप करियर बना सकते हो. एज अ सिंगर आप अपनी करियर बना सकते हो. एज अ राइटर अपनी करियर बना सकते हो, अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं तो डेफिनेटली अगर कुछ भी आपके ड्रीम है, उसको ड्रीम को आप मरने मत दो अंदर. उसको विजुलाइज करो और उस पर काम करो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. बहुत बढ़िया. कुछ हॉबीज़ भी रही है शरण आपकी? कुछ गाना गुनगुनाना? थोड़ी बहुत.
तो 2 लाइनें सुनाइए ना हमारे श्रोताओं को, आपकी फेवरेट हो। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। बहुत बढ़िया, शुक्रिया शरण, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने हमें समय दिया। तो आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से, और जैसा शरण ने बोला कि आप कुछ भी विजुलाइज करें, अपना 100% दें, आप उसको पा सकते हैं, आप उसको अचीव कर सकते हैं। और यही तो मधुबन रेडियो का संदेश है। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।